नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी एक जगह फंसा हुआ महसूस करते हैं। हम बदलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, पर लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें रोके हुए है। आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे और इसके लिए हमारे पास अनुज यादव द्वारा भेजे गए नोट्स हैं। ये नोट्स हेनरी थॉमस हैमलिन की क्लासिक किताब डायनेमिक थॉट पर आधारित हैं। और इस किताब का जो दावा है वो बहुत बड़ा है कि हमारी जिंदगी की चाबी किसी बाहरी परिस्थिति में नहीं बल्कि हमारे अपने विचारों में छिपी है। आज हम इसी दावे की गहराई में उतरेंगे। क्या ये सच है? और अगर हाँ, तो ये काम कैसे करता है? बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये किताब सिर्फ अच्छा सोचो सब अच्छा होगा वाली मतलब ऊपरी बात नहीं करती। हाँ, उससे कहीं ज्यादा गहरी है। बहुत गहरी। हैम्बलिन मन के काम करने के कुछ नियम और सिद्धांत बताते हैं जिन्हें वो एक तरह का मानसिक विज्ञान कहते हैं। मानसिक विज्ञान? हाँ, उनके अनुसार जैसे भौतिक दुनिया के नियम होते हैं वैसे ही हमारे विचारों की दुनिया के भी नियम हैं। और अगर हम उन्हें समझ लें तो हम अपनी जिंदगी के मालिक बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस मानसिक विज्ञान को समझना शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे बुनियादी विचार है कि मन ही हर चीज का रचनात्मक स्रोत है। ये सुनने में थोड़ा फिलोसॉफिकल सा लगता है। असल जिंदगी में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत सीधा है। आप अपने आसपास देखिए, जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं, जो माइक हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कमरा, ये सब हकीकत बनने से पहले किसी के दिमाग में एक विचार थे। अच्छा। एक आर्किटेक्ट पहले अपने मन में इमारत की तस्वीर बनाता है, फिर उसका नक्शा कागज पर बनता है और फिर जाकर वो इमारत खड़ी होती है। सही है। हैमलिन कहते हैं कि हमारी सेहत, हमारे रिश्ते, हमारा करियर सब कुछ इसी प्रक्रिया से गुजरता है। हर चीज की शुरुआत एक विचार से होती है। इसे समझाने के लिए किताब में मन के बगीचे वाली एक मिसाल दी गई है जो मुझे बहुत पसंद आई कि हमारा मन एक बगीचे की तरह है और हमारे विचार बीज की तरह। हाँ, और ये एक बहुत शक्तिशाली मिसाल है। अगर आप अपने बगीचे में आम के बीज बोएंगे तो आपको आम मिलेंगे। अगर आप जहरीले पौधे के बीज बोएंगे तो वही उगेगा। बगीचा भेदभाव नहीं करता। बिल्कुल नहीं, वो बस बीज को पोषण देता है। हैमलिन के अनुसार हमारा मन भी ठीक ऐसा ही है। अगर हम उसमें लगातार साहस, सफलता और प्रेम के विचार बोएंगे तो हमारी जिंदगी में वही फल लगेंगे। और अगर हम उसमें डर, शक और ईर्ष्या के बीज डालते रहेंगे तो हमारी जिंदगी में दुख और कठिनाइयों के खरपतवार उगाएंगे। पर ज्यादातर लोग इस बात से अनजान हैं कि वो खुद ही अपने बगीचे के माली हैं। एग्जैक्टली। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि ये सब अपने आप हो रहा है। मैं जानबूझकर तो अपने दिमाग में शक या डर के बीज नहीं बोता। ये विचार तो बस आ जाते हैं। यहीं पर शायद अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड की भूमिका आती है ना। हैमलिन के हिसाब से ये असल में है क्या? ये एक बेहतरीन सवाल है। अवचेतन मन कोई जादुई चीज नहीं है, बल्कि हमारे मन का वो हिस्सा है जो मतलब ऑटो पायलट पर काम करता है। ऑटो पायलट? हाँ, इसे एक बहुत शक्तिशाली लेकिन अंधा सेवक समझिए। ये हमारे शरीर के सारे जरूरी काम जैसे सांस लेना, दिल धड़कना, खाना पचाना, ये सब बिना हमारी जानकारी के करता रहता है। इसी तरह ये हमारी आदतों और विश्वासों को भी चलाता है। तो ये हमारी मानसिक आदतों को पकड़ता कैसे है? ये दोहराव से सीखता है। जैसे जब आप पहली बार गाड़ी चलाना सीखते हैं तो आपको हर चीज पर ध्यान देना पड़ता है, क्लच, गियर, स्टीयरिंग। लेकिन कुछ समय बाद ये सब आदत बन जाती है और आपका अवचेतन मन इसे संभाल लेता है। हाँ, फिर तो अपने आप होता है सब। बिल्कुल। फिर आप गाने सुनते हुए या बात करते हुए भी गाड़ी चला सकते हैं। ठीक इसी तरह हम जो भी विचार या भावना बार बार दोहराते हैं, चाहे वो आत्मविश्वास हो या खुद पर शक, अवचेतन मन उसे एक निर्देश की तरह ले लेता है और उसे हमारी हकीकत बनाने में जुट जाता है। वो सही गलत का फैसला नहीं करता, वो सिर्फ दिए गए प्रोग्राम को चलाता है। बाप रे! इसका मतलब अगर मेरे मन में सालों से ये प्रोग्राम चल रहा है कि मैं कभी अमीर नहीं बन सकता या अच्छे मौके मुझे नहीं मिलते, तो मेरा अवचेतन मन असल में ऐसी परिस्थितियां बनाएगा जो इस बात को सच साबित करें। बिल्कुल, यही हमारे जीवन के पैटर्न की व्याख्या करता है। क्यों कुछ लोग बार बार एक ही तरह के गलत रिश्तों में पड़ते हैं, या क्यों कुछ लोग सफलता के बहुत करीब आकर हमेशा चूक जाते हैं। हाँ, होता है ऐसा। किताब कहती है आप वही बन जाते हैं जिसके बारे में आप लगातार सोचते हैं। ये हमारी इनर सेल्फ टॉक मतलब खुद से की जाने वाली बातचीत के महत्व को दिखाता है। हम दिन भर खुद से क्या कह रहे हैं, यही हमारे अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग बन जाती है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि हमारी गहरी मानसिक आदतें और अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग हमारी जिंदगी की पटकथा लिख रही हैं। पर यह तो बहुत डरावना भी है,
क्योंकि इन आदतों को बदलना बहुत मुश्किल लगता है। मेरा मन तो 10 अलग-अलग दिशाओं में भागता है। क्या किताब में इसका कोई समाधान है? हाँ, और यहीं पर किताब बहुत व्यवहारिक हो जाती है। हैमलिन कहते हैं कि ज्यादातर लोगों का मन एक अनियंत्रित बंदर की तरह है, जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है। सही बात है। ऐसे बिखरे हुए मन में कोई शक्ति नहीं होती। इसका समाधान है मानसिक अनुशासन, और इसके लिए सबसे पहला और सबसे जरूरी उपकरण है एकाग्रता, यानी कंसंट्रेशन। एकाग्रता? इसे इतना जरूरी क्यों बताया गया है? मतलब बिखरे हुए विचारों से क्या नुकसान है? इसका एक बेहतरीन उदाहरण सूरज की किरणों का है। जब धूप चारों ओर फैली होती है तो वो सिर्फ गर्मी देती है, लेकिन अगर आप एक लेंस के जरिए मैग्नीफाइंग ग्लास? हाँ, मैग्नीफाइंग ग्लास के जरिए उसी धूप को एक बिंदु पर केंद्रित कर दें तो उसमें कागज जलाने की ताकत आ जाती है। ऊर्जा वही है, बस उसे केंद्रित कर दिया गया है। हैम्बलिन कहते हैं कि हमारे विचार भी ऐसे ही हैं। जब वे बिखरे रहते हैं तो उनका कोई असर नहीं होता, लेकिन जब हम अपने मन को किसी एक लक्ष्य पर पूरी तरह से केंद्रित करते हैं तो वो विचार एक रचनात्मक शक्ति बन जाता है जो असाधारण परिणाम दे सकता है। तो ये मानसिक ऊर्जा को एक जगह फोकस करने जैसा है, और जब हम ऊर्जा को फोकस कर लेते हैं तब हमें उस नए ब्लूप्रिंट को बनाने की जरूरत पड़ती है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। यहाँ पर कल्पना यानी इमेजिनेशन का क्या रोल है? कल्पना दूसरा सबसे शक्तिशाली उपकरण है, और यहाँ कल्पना का मतलब वो ख्याली पुलाव पकाना या दिन में सपने देखना नहीं है। ये एक अनुशासित प्रक्रिया है। ये अपने मन में उस भविष्य का एक स्पष्ट और विस्तृत नक्शा बनाने जैसा है जिसे आप हकीकत में बदलना चाहते हैं। अच्छा। हर महान आविष्कार, हर सफल व्यवसाय पहले किसी के मन में एक कल्पना के रूप में ही जन्मा था। तो ये एक तरह की मानसिक रिहर्सल हुई, जैसे कोई एथलीट मैच से पहले अपने मन में अपनी जीत की कल्पना करता है। बिल्कुल सही। जब आप अपने लक्ष्य तो अपने मन में पूरी तरह से जीवंत कर लेते हैं, उसकी तस्वीर देखते हैं, उसकी आवाज़ें सुनते हैं और सबसे ज़रूरी उसके सच होने की भावना को महसूस करते हैं, तो आप अपने अवचेतन मन पर एक बहुत गहरा प्रभाव डाल रहे होते हैं। अच्छा? वो अवचेतन मन उस मानसिक तस्वीर को एक आदेश के रूप में स्वीकार कर लेता है और फिर उन अवसरों, लोगों और परिस्थितियों को आपकी ओर आकर्षित करने लगता है जो उस हकीकत को बनाने के लिए जरूरी है। तो आपकी कल्पना भविष्य का एक ट्रेलर बन जाती है। ये सब सुनने में बहुत शक्तिशाली लगता है, एकाग्रता, कल्पना। लेकिन मुझे यकीन है कि बहुत से सुनने वाले सोच रहे होंगे, मैंने ये सब करने की कोशिश की है, लेकिन मेरे लिए ये काम नहीं करता। यहाँ कोई ना कोई मिसिंग पीस जरूर है। इस पूरे इंजन को चलाने के लिए ईंधन कहाँ से आता है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। इस पूरी व्यवस्था का ईंधन है विश्वास, यानी फेथ। और यहाँ हैमलिन किसी धार्मिक विश्वास की बात नहीं कर रहे हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक शक्ति है। ये अपनी क्षमताओं पर और इस प्रक्रिया पर एक गहरा अटूट भरोसा है। ये मानना कि आप जो चाहते हैं वो संभव है। तो विश्वास के बिना विचार शक्तिहीन है। एकदम। आप दुनिया की सबसे शानदार गाड़ी बना लीजिए, लेकिन अगर उसमें ईंधन नहीं है तो वो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ेगी। विश्वास विचारों को वो ऊर्जा देता है जो उन्हें हकीकत में बदल सके। और शक? इसके विपरीत संदेह और शक उस ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। वे ब्रेक की तरह काम करते हैं। आत्मविश्वास आपकी आंतरिक शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है, जबकि डर उसे बिखेर कर कमजोर कर देता है। और डर की बात आपने की, मुझे लगता है यही वो चीज़ है जो हम सबको सबसे ज्यादा रोकती है। डर के बारे में किताब क्या कहती है? किताब में डर को मन का सबसे बड़ा दुश्मन बताया गया है। डर है क्या? ये भविष्य की एक नकारात्मक कल्पना है जिसे हम सच मान लेते हैं। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? क्या होगा अगर लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया? हाँ, ये विचार तो आते ही रहते हैं। और ये डर हमारे एक्शन लेने की क्षमता को पंगु बना देता है। और विडंबना ये है कि जिस चीज से हम सबसे ज्यादा डरते हैं, हम अक्सर उसी को अपनी जिंदगी में बुला लेते हैं। इसे सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कहते हैं। अगर कोई लगातार ये सोचकर डरे कि मैं बीमार पड़ जाऊंगा, तो उसका तनाव और चिंता असल में उसकी इम्यूनिटी को कमजोर करके उसे बीमार कर सकती है। तो इस डर से लड़ने का तरीका क्या है? ये तो बहुत स्वाभाविक लगता है। तरीका बहुत सीधा और व्यवहारिक है। हैमलिन कहते हैं कि जब भी कोई डर या नकारात्मक विचार मन में आए, तो उसे तुरंत एक सकारात्मक और रचनात्मक विचार से बदल दो। ठीक वैसे ही जैसे हम टीवी का चैनल बदलते हैं।
अच्छा उदाहरण है। अगर कोई खराब प्रोग्राम चल रहा है तो हम उसे देखते नहीं रहते, हम रिमोट उठाकर चैनल बदल देते हैं। इसी तरह हमें अपने मन पर नियंत्रण रखना सीखना होगा। ये एक मानसिक कसरत है। शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन अभ्यास से मन को साहस और विश्वास के विचारों से भरने की आदत पड़ जाती है और फिर डर के लिए जगह ही नहीं बचती। ये तो बिल्कुल वैसी है जैसे आज की दुनिया में कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी या सीबीटी कहते हैं, जहां आप अपने स्वचालित नकारात्मक विचारों को पहचानकर उन्हें चुनौती देते हैं और बदलते हैं। बिल्कुल। आप देखिए, हैम्ब्लिन ये सब बातें आज से लगभग 1 सदी पहले लिख रहे थे। वे अपने समय से बहुत आगे थे। उन्होंने उन सिद्धांतों की नींव रख दी थी जिन्हें आज मनोविज्ञान में बहुत महत्व दिया जाता है। ये दिखाता है कि ये ज्ञान कितना शाश्वत है। ये पूरी प्रक्रिया, विचारों को बदलना, एकाग्रता, विश्वास, ये सब बहुत मेहनत का काम लगता है। क्या इसका कोई गहरा उद्देश्य भी है सिवाय इसके कि हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना लें? हाँ, और ये इस किताब का सबसे गहरा हिस्सा है। हैम्ब्लिन उच्च स्व यानी हायर सेल्फ की अवधारणा पेश करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे इस रोजमर्रा के चंचल, चिंतित और शोरगुल वाले मन के पीछे हम सबके भीतर एक शांत, स्थिर और बुद्धिमान चेतना का केंद्र है। हमारा असली स्वरूप। हाँ, हमारा असली स्वरूप, ये ज्ञान और शक्ति का स्रोत है। तो ये हमारे भीतर की कोई गहरी आवाज या अंतर्ज्ञान जैसा है? आप इसे ऐसा कह सकते हैं। जब हम ध्यान के माध्यम से या बस कुछ पल शांत बैठकर अपने मन के शोर को कम करते हैं, तो हम इस उच्च स्व से जुड़ पाते हैं। वहीं से हमें सही मार्गदर्शन, मन की शांति और जीवन का असली उद्देश्य मिलता है। किताब के अनुसार जीवन का असली मकसद सिर्फ बाहरी सफलता या चीजें हासिल करना नहीं है, बल्कि इस आंतरिक शक्ति को खोजना और उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यक्त करना है। और बाहरी सफलता तो इसका एक साइड इफेक्ट है। बिल्कुल, एक स्वाभाविक नतीजा है। तो अगर मैं इस पूरी चर्चा को समेटने की कोशिश करूं, तो ऐसा लगता है कि हैम्ब्लिन एक बहुत सीधा सा फॉर्मूला दे रहे हैं। हमारे विचार हमारी दुनिया का नक्शा है। हमारा अवचेतन मन उस नक्शे पर काम करने वाला एक वफादार निर्माता है। एकाग्रता और कल्पना हमारे औजार हैं। विश्वास इस पूरी प्रक्रिया का ईंधन है और डर सबसे बड़ा दुश्मन। बिल्कुल। और ये सब करके हम न सिर्फ एक बेहतर जीवन बना सकते हैं, बल्कि अपने एक गहरे शांत स्वरूप से भी जुड़ सकते हैं। आपने इसे बहुत खूबसूरती से सार दिया है। ये अपने मन का नियंत्रण वापस लेने का एक आह्वान है। ये याद दिलाता है कि हम अपने परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं, बल्कि हम अपने मानसिक संसार के रचनाकार हैं। ये जानबूझकर सचेत रूप से एक उद्देश्यपूर्ण और शक्तिशाली जीवन बनाने का एक रोड मैप है। वाकई ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। ये पूरी जिम्मेदारी वापस हमारे कंधों पर डाल देता है। हाँ, और ये चर्चा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर आके खत्म होती है। अगर ये सच है कि हमारे विचार हमारी दुनिया का निर्माण करते हैं, तो क्या हमने कभी रुककर ये सोचा है कि हमारे कितने विचार असल में हमारे अपने हैं? हम दिन भर में कितने विचार अपने आसपास के माहौल, लोगों, न्यूज़ या सोशल मीडिया से बिना सोचे समझे उधार ले लेते हैं। हाँ। और उन्हें अपना मानकर अपने मन के बगीचे में बोते रहते हैं। ये सोचने वाली बात है।